तो अब हम लोग देखेंगे औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी में नेक्स्ट हिस्सा, औरंगजेब राजपूत पॉलिसी। तो मैंने आपको अकबर के टाइम पर पढ़ाया था कि अकबर बहुत ही जल्दी इस चीज़ को भांप गया था, या उसने ये चीज़ देख लिया था कि अगर हिंदुस्तान यानी कि इंडिया पर या इस एरिया पर आपको अपना साम्राज्य, अपना एम्पायर खड़ा करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको कुल मिला जुला कर राजपूतों को अपना मित्र बनाना होगा। ये बात अकबर को बहुत जल्दी समझ में आ गई थी, और इसका नतीजा देखिए कि अकबर की जो पॉलिसी थी वो कैसी थी। उसने राजपूतों के साथ क्या किया, मैट्रिमोनियल अलायंसेज करके राजपूतों को अपने साथ मिलाया, और तो और साथ में उनको क्या किया, अपने दरबार में पद दिया। तो ये काम तो औरंगजेब भी कर रहा था, लेकिन अकबर ने कभी भी राजपूतों के इंटरनल मैटर में, उनके इंटरनल पारिवारिक मैटर में, कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, वो किस धर्म को किस तरह से अपनाएंगे, क्या करेंगे, ये सब बातें कभी भी अकबर ने इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन क्योंकि आप किसी की आस्था को जब इंटरफेयर करना शुरू कर देते हो तो वो गलत होता है, और यहाँ पर औरंगजेब कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि और राजपूत भी तो हिंदू थे ना, और आपकी पॉलिसी जो चल रही थी वो एक तरह से क्या थी, इस्लाम को छोड़कर, इस्लाम को भी कहिए तो अपने सेक्ट को छोड़कर, सुन्नी सेक्ट को छोड़कर आप किसी भी धर्म को, यहाँ तक कि इस्लाम के दूसरे सेक्ट को भी आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। तो जब आप हिंदुइज़्म को नुकसान पहुँचाओगे तो इसका मतलब है कि वो राजपूतों को ठेस पहुँचेगी ही पहुँचेगी, क्योंकि हिंदुइज़्म का सबसे बड़ा जो झंडा बुलंद कर रहे थे उस वक्त वो तो राजपूत ही थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पॉलिसी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड हो गई। तो लिखिएगा, औरंगजेब्स राजपूत पॉलिसी, औरंगजेब राजपूत पॉलिसी लेड टू कॉन्फ्लिक्ट on account of the following factors। देखिए, अकबर की राजपूत पॉलिसी क्या कर रही थी, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके लोगों को मिला रही थी, और औरंगजेब के आते आते तो कोई भी राजपूत ऐसा था ही नहीं जो आपको क्या करे, आपको चैलेंज करे। लेकिन आपकी पॉलिसी क्या कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है। क्या कर रही है, यहाँ क्या लिखा है, कॉन्फ्लिक्ट। तो औरंगजेब की रिलीजियस राजपूत पॉलिसी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर गई, यानी कि विवाद ला रही है। कैसे, तो लिखिएगा, एज एन एक्सपेंशनिस्ट he wanted to annex their kingdoms। अब सोचिए, जो अकबर, एक मिनट थोड़ा, तो लिखिएगा। तो यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अकबर जो था उसने भी एक्सपेंशन किया, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपना एम्पायर को बनाया और बाकी लोगों को अपने साथ जोड़ा। क्या किया, बाकी लोगों को अपने साथ जोड़ा, और फिर क्या कहा कि जो लोग जुड़ गए वो लोग भी, आप लोग सिर्फ क्या कीजिए, ट्रिब्यूट दीजिए, लेकिन आप लोग मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इंटरनल मैटर आप लोग समझेंगे, एक्सटर्नल मैटर मैं देखूंगा। और सभी लोग बाकायदे उसके साथ इकट्ठा जुड़े। पर औरंगजेब की कहानी क्या थी, औरंगजेब चाहता था
कि ये जो है ना, ये जो नीली लाइन है, जैसे कि अभी तक क्या था, जैसे मान लीजिए ये मुग़ल अम्पायर है और ये सब क्या है, ये जो नीली लाइन है ये क्या है, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं इसके। यानी कि ये लोग क्या दे रहे हैं, ये लोग मुग़ल अम्पायर को अपना मान तो रहे हैं लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, मुग़ल अम्पायर के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। तो औरंगजेब चाहता था कि नहीं ऐसा ना हो, वो चाह रहा था कि ये जो मेरा मुग़ल अम्पायर है वो ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, यूं हो जाए, और ये जितनी बाउंड्री है ये सब खत्म हो जाए और ये अब मुग़ल अम्पायर हो जाए। कैसा हो जाए, इस तरह का मुग़ल अम्पायर हो जाए। यानी कि अब ये सारे एरिया क्या रहें, मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में रहें। ये किसकी इच्छा थी, ये इच्छा थी औरंगजेब की। और अकबर क्या करता था, अकबर कहता ठीक है तुम मेरे अधीन रहो, यानी कि मुझे अपना एम्परर मान लो, क्या करो, मुझे अपना एम्परर मान लो, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एम्परर माने, और एम्परर मानने के बाद क्या करो, मुझे कुछ ट्रिब्यूट देते रहो, यानी टैक्स देते रहो तुम्हारी सुरक्षा के लिए। यानी कि तुमको मैं सुरक्षा दे रहा हूँ कि कोई इधर उधर का एक्स्ट्रा राजा या मैं खुद भी कभी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूँगा। ये थी अकबर की पॉलिसी। और औरंगजेब की पॉलिसी थी कि नहीं, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ मैं रहूँगा। अकबर क्या चाहता था, सॉरी औरंगजेब क्या चाहता, कोई न रहेगा, सिर्फ मैं रहूँगा। जैसे यूं समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को अपने अंडर रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हावी रहती है। लेकिन एक ऐसा राजा आ जाए जो कहे कि नहीं सारी स्टेट गवर्नमेंट को हटा दो, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, तो वही हाल था औरंगजेब का कि कोई नहीं रहेगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि मैं रहूँगा। तो क्या किया इसने, तो लिखिएगा, लिखिए, औरंगजेब वांटेड इफ अजीत सिंह, अजीत सिंह कौन है, तो सन ऑफ राजा जसवंत सिंह। तो ये क्या चाहता था कि औरंगजेब चाहता था कि अजीत सिंह जो राजा जसवंत सिंह के बेटे हैं, वाज कन्वर्टेड टू इस्लाम। किस में कन्वर्ट कर दिया जाए उनको, इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाए, कॉमा, ही वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज रूलर ऑफ मेवाड़। तो कहा, सोचा कि इसको इस्लाम में बनवा दें और इसी को मेवाड़ का रूलर बनवा दें। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इस्लाम में कन्वर्ट होना तो राजपूतों को पसंद आएगा नहीं, तो वही हुआ। तो लिखिएगा, बट दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू Rajputs. This was not acceptable to Rajputs, led to 30 years of war between Rathors and मुगल्स। और इस तरह से मुगल्स और राठौर्स के बीच में वॉर चला, जो आगे औरंगजेब के बाद भी कंटिन्यू रहा। कैसे, तो वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, तो लिखिएगा,
मुगल फोर्सेज कैप्चर्ड, हाँ क्या लिखेंगे, कैप्चर्ड जोधपुर। ये क्या था, कैपिटल था। कैप्चर्ड जोधपुर एंड डिस्ट्रॉयड सेवरल टेम्पल्स। क्या किया, तो इन्होंने जोधपुर को कैप्चर कर लिया और वहां पर कई ढेर सारे मंदिरों को तोड़ दिया। तो ये क्या हुआ, ये एक अलग ही राजपूतों के लिए सेटबैक था। तो इसका नतीजा क्या हुआ, तो इसके बाद जो एक नए राजपूत थे जिनका नाम था क्या, दुर्गादास। तो लिखिएगा दुर्गादास। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके लिए खास ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आपके लिए खास ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जितनी चीज़ें ज़रूरी है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे लड़ाई हुई, क्या हुई। उतना बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बहुत होगा तो ये पूछा जाए कि भाई अजीत सिंह के बारे में पूछा जाएगा। तो अजीत सिंह के बारे में बस इतना जान लीजिए कि अजीत सिंह जो थे, ये राजा जसवंत सिंह के बेटे तो थे, लेकिन इनके अलावा एक और बेटे थे, इंदर सिंह। ठीक है, इंदर सिंह को औरंगजेब क्या कर रहा था कि चाह रहा था कि इंदर सिंह को मैं राजा बनवा दूं और अजीत सिंह को ना बनवाऊं। क्यों, क्योंकि वो इनडायरेक्टली अजीत सिंह पर ये क्या कर रहा था, एक तरह से फोर्स या दबाव बना रहा था कि तुम इस्लाम कन्वर्ट कर लो, अगर इस्लाम में आ जाओगे तो मैं तुमको राजा मान लूंगा, और नहीं आओगे तो मैं इंदर सिंह को, जो किसके, राजा जसवंत सिंह के नेफ्यू थे, उसको राजा बना दूंगा। ठीक है। और जब अजीत सिंह ने मना कर दिया तो औरंगजेब ने क्या किया, अपनी सेना भेज दी। कहानी सिंपल सी ये है, यहां मैंने आपको इतना ही लिखवाया, लेकिन जो कहानी है वो बस इतना ही समझिए कि औरंगजेब ने यहाँ पर क्या किया, एक गेम किया। औरंगजेब ने गेम क्या किया कि औरंगजेब ने क्या किया, इनके जसवंत सिंह के नेफ्यू इंदर सिंह को, ठीक है, इंदर सिंह को औरंगजेब ने कहा कि हम इसको राजा मानते हैं। और लेकिन एक्चुअल में जसवंत सिंह के बेटे कौन थे, अजीत सिंह, तो राजा इनको होना चाहिए था। तो उसने ये क्यों किया, वो ये चाहता था कि अजीत सिंह इस्लाम कबूल कर लें, और इस्लाम कबूल कर लेंगे तो मैं इनको राजा मान लूंगा, और नहीं करेंगे तो मैं इंदर सिंह को राजा बना दूंगा। ये क्या था, एक इनडायरेक्ट प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, किसके ऊपर, अजीत सिंह के ऊपर, कि वो इस्लाम को कबूल कर लें। लेकिन जब इन्होंने कबूल करने से राजपूतों ने मना कर दिया इस तरह से, तो क्या किया, उसने अपनी सेना भेजकर जोधपुर को कैप्चर कर लिया, कैपिटल को। साथ में क्या किया, रानियों को भी कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से अब इसके बाद बीच में एक बंदा आ जाता है जिनका नाम होता है दुर्गादास राठौड़। क्या नाम रहता है, दुर्गादास राठौड़। तो ये कहानी यहीं तक जानिए, इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे हमें मतलब नहीं है, ना ही वो आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में, ना यूपीएससी, ना यूपी पीसीएस, ना ही एमपी पीसीएस, ना ही बिहार पीसीएस, किसी एग्ज़ाम में आपसे ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। बस आपसे क्या पूछी जाएंगी, किसके बारे में, औरंगजेब और अजीत सिंह के बारे में पूछा जाएगा। तो अरिजीत सिंह किसके साथ हैं, औरंगजेब के साथ रिलेशन है। ठीक है ना। उसके बाद आएंगे दुर्गादास राठौड़। तो लिखिएगा दुर्गादास राठौड़, ये कोई राजा नहीं थे, ये क्या थे, ए सीनियर
ऑफिसर, ये राजपूतों के एक सीनियर ऑफिसर थे, राठौड़। ठीक है, तो इनके ऑफिसर तो लिखिएगा दुर्गादास राठौड़ continued struggle continued the struggle and able to recapture many lost territories। ठीक है, तो किसी तरह से दुर्गादास ने बहुत कुछ एरिया फिर से कैप्चर कर लिया। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है, अजीत सिंह, उसके बाद दुर्गादास। अब इसके आगे क्या होता है, तो लिखिएगा आफ्टर औरंगजेब डेथ बहादुर शाह, ये औरंगजेब के बाद ये राजा बना था कौन, बहादुर शाह फर्स्ट। तो आफ्टर औरंगजेब डेथ बहादुर शाह रिकॉग्नाइज्ड अजीत सिंह एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मारवाड़। तो मारवाड़ का अब इंडिपेंडेंट रूलर औरंगजेब की डेथ के बाद कौन बन जाते हैं, वही अजीत सिंह बन जाते हैं। तो क्यों, क्योंकि बहादुर शाह जो औरंगजेब के बाद राजा बनता है, बहादुर शाह 1707 में, उसके पास अब इतनी ताकत नहीं है कि वो राजपूतों को कंट्रोल कर सके। ठीक है, और राजपूत अब पूरी तरह से क्या हो गए थे, मुगलों के खिलाफ थे, खास करके अजीत सिंह वाला जो ग्रुप था। ठीक है, यहां तक ये समझ में आई। लेकिन अभी कहानी इसके आगे और बढ़ेगी। तो यहां तक तो औरंगजेब के कहानी है, यहां तक जो मैंने आपको बताया ये औरंगजेब और राजपूतों की कहानी है। लेकिन क्वेश्चन जो होता है ना, इसके आगे भी बनते हैं। जैसे यहाँ जो मैंने आपको बताया ये है औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी, यानी कि औरंगजेब ने कैसे राजपूतों में दखलंदाजी किया उनके इंटरनल मैटर्स में। और वो क्यों किया, वो सिर्फ और सिर्फ चाहता था कि यहाँ पर भी हम राजपूतों को किस में कन्वर्ट करा ले जाएं, इस्लाम में कन्वर्ट करा ले जाएं। क्योंकि उसको ये बात उसको भी पता था अकबर की तरह कि हिंदुइज्म के जो सबसे बड़े जो झंडा वाहक हैं वो राजपूत हैं। हिंदुइज्म के सबसे बड़े झंडा वाहक राजपूत हैं। अकबर को भी पता था, तो अकबर को पता था कि अगर राजपूतों को मिला लूंगा तो मैं हिंदुओं को मिला लूंगा, और हिंदुओं को मिला लूंगा तो यानी मैं अपने अंपायर को इंडिया में यानी कि इस एरिया में फैला सकता हूं। और औरंगजेब की सोच जो थी उसको ये लगा कि हम तो क्या कहते हैं, राजपूतों के ऊपर हावी है ही हैं। तो उसको ये लगा कि मैं राजपूतों को अगर इस्लाम में कन्वर्ट करा लूंगा तो हिंदू के असली झंडा वाहक यानी ध्वजा वाहक जो हैं, जो उनका फ्लैग बियरर हैं, वो कौन है, राजपूत। अगर मैं इनको इस्लाम में कन्वर्ट करा लूंगा, इसका मतलब है कि मुझे जो इंडिया को एक इस्लामिक नेशन बनाना है, एक मुस्लिम राष्ट्र एक मुस्लिम एम्पायर जो मुझे यहाँ बनाना है, वो अपने आप बन जाएगा। क्योंकि यही तो असली क्या है, फ्लैग बियरर है, झंडा उठाने वाले। और इन्हीं को अगर मैं इस्लाम में कन्वर्ट कर दूंगा तो इसके अलावा जितने लोग होंगे वो अपने आप इस्लाम में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। और उसमें सबसे बड़ा राज्य जो था वो मेवाड़ था। तो उसने मेवाड़ में जैसे ही जसवंत सिंह की डेथ होती है वैसे वो क्या करता है, गेम शुरू कर देता है। और ये काम कब करता है, वो करता है 1678 के आसपास। ये मत समझिए कि बहुत जल्दी, ये काम वो करता है 1678 के आसपास। ठीक है,
और ये जब वो करता है तो ये कंटिन्यू लड़ाई शुरू हो जाती है किसके किसके बीच में, मुगल्स और राजपूतों के बीच में, क्योंकि राजपूत कन्वर्ट होने को तैयार नहीं थे और ये चाहता था कि मैं उनको कन्वर्ट करा दूं। और उसका मेन फोकस ये नहीं था कि मैं इसको मिलाऊं, उसका मेन फोकस था रिलीजियस, कि मैं इस बहाने, एक्सपेंशन के बहाने मैं क्या करूं, उनको कन्वर्ट करवा दूं, किसमें, इस्लाम में। और हिंदुइज्म के जो सबसे बड़े ध्वजावाहक होंगे अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो अपने आप बाकी सब धीरे धीरे कन्वर्ट होते चले जाएंगे। तो ये उसने एक प्रेशर की तरह काम किया, लेकिन वो प्रेशर क्या हुआ, बैकफायर कर गया। और राजपूत जो किसके, मुगल्स के सबसे अच्छे साथी थे, अब वो क्या हो गए, मुगल्स के खिलाफ हो गए। और हमें क्या देखने को मिली, एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली, वार देखने को मिली, जो औरंगजेब और औरंगजेब के बाद भी कंटिन्यू रही। तो पहले औरंगजेब ने क्या किया, जोधपुर यानी जो कैपिटल था उसको जीता। बाद में औरंगजेब जब थोड़ा सा वीक हुआ, मराठों के साथ उलझा डेक्कन वगैरह में, और फिर जाकर पंजाब वगैरह में भी उलझा, तो उस वक्त क्या हुआ, जो उनके एक ऑफिसर थे दुर्गादास, उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने कुछ हिस्सा कैप्चर कर लिया दोबारा से। और औरंगजेब की डेथ के बाद तो मुगल सल्तनत क्या हो गई थी, बहुत वीक हो गई थी। तो जो अगला बादशाह बनता है बहादुर शाह, इसको हम लोग पढ़ेंगे, बहादुर शाह को लेटर मुगल्स में, यानी औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत के क्या होती है, तो वहाँ बहादुर शाह का नाम आएगा। अभी आप बस इतना समझिए कि औरंगजेब के बाद जो सुल्तान बनता है वो बनता है बहादुर शाह। और ये बहादुर शाह क्या करता है, समझ जाता है कि अब हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम मारवाड़ से लड़ सके, क्योंकि लड़ने जाएंगे तो और हमारी ताकत खत्म होती जाएगी। तो वो क्या करता है, वो अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा एक्सेप्ट करता है। और साथ में राजा क्या कहता है कि आप आज़ाद हो, आप मुगल सल्तनत से भी अब आज़ाद हो, आप अपना खुद समझो देखो जानो, हमारे से अब आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से ये जो बात शुरू हुई, औरंगजेब के समय राजपूतों और मुगल शासकों की लड़ाई, ये यहीं पर नहीं रुकी, ये आगे बढ़ी। ठीक है, आगे कैसे बढ़ी तो वो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया हो तो अब नेक्स्ट, ये थोड़ा सा और पॉइंट है इसमें, वो यहीं पर समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि आगे हम लोग को क्या होगा, कहीं और पढ़ने के बदले यहीं पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा आसान रहेगा, एक ही जगह एक ही साथ सब पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये इतना लिख लिया हो तो इसको रब करके आगे बताता हूँ।